रचना करनी है, कोर्स भी बहुत बाकी रह गया है, तो आज हम शॉर्ट में जान लेते हैं मार्कंडेय की कहानी हंसा जाइए की। मार्कंडेय नई कहानी आंदोलन के नींव रखने वाले कहानीकार के बीच जो आदर्श को स्थापित करने वाले कहानीकार के रूप में हमारे साथ, तो इनको जो प्रेरणा मिली कमलेश्वर या दुष्यंत कुमार, कमलेश्वर और दुष्यंत कुमार जो लेखक रहे हैं, इनकी प्रेरणा से यह आगे नई कहानी लिखने का जो है इन्होंने काम किया। क्योंकि मार्कंडेय ने कल्पना में छद्म नाम चक्रधर से कहानियां लिखी थी, तो नई कहानी को एक भटकी हुई विधा कहा, किंतु यह भी लिखा कि वह अंधेरे में टटोल रही है। नई कहानी की जो विचारधारा है, नई कहानी की जो विषय वस्तु है, नई कहानी से संबंधित जो विचारधारा है, वह मार्कंडेय के अनुसार नई कहानी आंदोलन में एक नए ढंग से गति आती है। क्योंकि ग्रामीण जीवन का यथार्थ को संवेदनात्मक ढंग से चित्रित करना, आज हम हंसा जाई अकेला कहानी जो है खंड 2 की एक कहानी बाकी रह गई थी पिछले क्लास में, तो वो पढ़ रहा हूँ, फिर अगले खंड पर हम जाएंगे ये कहानी के बाद, क्योंकि समय कम हो रहा है इसीलिए मैं आज पढ़ा दे रहा हूँ। तो मार्कंडेय कि हम उम्र ही थे कमलेश्वर, नई कहानी के पुरोधा जिसे हम कह रहे हैं, मोहन राकेश, कमलेश्वर, इनके कहानी संग्रह हैं दान फूल, उसके बाद महुए का पेड़, हंसा जाई अकेला एक कहानी संग्रह है, उसमें से ही एक कहानी है हंसा जाई अकेला। भूदान ये कहानी संग्रह प्रकाश में जिसमें 37 कहानियां संकलित थी। इनमें केवल 8-10 कहानियां ही हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के से बाहर अर्थात कस्बाई जिंदगी से संबद्ध है। बाकी ग्रामीण जीवन को चित्रित करने वाली ऐसी कहानियां हैं जिनमें आंचलिकता यानी गांव के अपने संपूर्ण यथार्थ, बोली, भाषा, सुगंध, तीज, त्योहार आदि के साथ बड़े जीवंत रूप से उपस्थित होती है मार्कंडेय की कहानी। गुलरा के बाबा, पान फूल, संगीत, आंसू और इंसान, 7 बच्चों की माँ, जूते, साबुन, मिस शांता, महुए का पेड़, दोनों की पत्तियां, हंसा जाई अकेला, चांद का टुकड़ा, धूल का घर, भूदान, इनकी जो अच्छी कहानियां हैं, ये सर्वश्रेष्ठ कहानियां हैं जो ग्रामीण जीवन का बोध कराती है, गांव के प्रति राग पैदा करती है। इन कहानियों के अलावा और भी कहानी लिखी मार्कंडेय ने, पर जो उनकी कहानी संग्रह अतिरिक्त कहानी संग्रह में संकलित की गई है। तो हम हंसा जाई अकेला कहानी के बारे में हम देखते हैं कि हंसा जाई अकेला मार्कंडेय की बहुचर्चित कहानी है, सर्वाधिक चर्चित कहानी है। मार्कंडेय सामान्य जनता के दुख दर्द को बहुत ही सहज ढंग से, सहानुभूतिपूर्ण ढंग से चित्रित करने वाले कथाकार हैं। यह कहानी उनकी दृष्टि में संवेदना का एक अच्छा पता देती है। इस कहानी में मार्कंडेय जी ने हंसा नामक जो व्यक्ति है उसकी कथा को बड़े मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। हंसा के जीवन की गाथा ही कही जा सकती है ये एक तरह से, क्योंकि जो हंसा गांव का एक अति सामान्य और भाग्य का मारा हुआ व्यक्ति है। हंसा उसके परम हितैषी बाबा उसकी एक छोटी सी गलती पर अपने आप को झुंझलाते हुए कहते कि समझाते समझाते उम्र बीत गई हंसा, पर यह तो माटी का माधो ही रह गया। कहावत माटी का माधो यानी माटी की मूर्त की तरह ही, कुछ भी करो नहीं कहेगा। ससुर मिले तो कसकर मरम्मत कर दीजिए आज,
तो इस हम डायलॉग से ही, इस संवाद से ही हम समझ सकते हैं कि हमें हंसा का एक छोटा सा परिचय मिल जाता है इस संवाद से ही, कि बहुत समझाने बुझाने के बाद भी अगर माटी की मूरत है और ससुरा जैसा संबोधन इसके लिए सहज हो गया है, जिसमें लाड प्यार दुलार के साथ साथ और कई दशाओं का वर्णन भी किया गया है, छिपा हुआ है कि समाज में अत्यंत सामान्य जीवन जीने वाला हंसा एक दिन बाबा और अन्य लोगों के साथ मजगवा का दंगल देखकर लौट रहा था कि रास्ते में रात हो गई। आते आते मेला देखते देखते या दंगल देखते थे, कुश्ती देखते तो उम्र हो चुकी थी, तो रतौंधी के कारण यानी उसकी आंख जो है चौंध गई, रात को दिखा नहीं ढंग से, एक बूढ़े की बहू से टकरा गया। वह चीख उठी, उसके ससुर ने लोगों को दौड़ा दिया। लोग किसी तरह भागते दौड़ते तो आगे निकल गए। बाद में गिरते पड़ते हंसा भी अपना प्रिय गीत गाता हुआ वह पहुंचा है। बाद में लोगों ने उसकी बड़ी खिल्ली उड़ाई। मगनू ने कहा कि सरू सांड हो रहे हो, अब मर्द मेहरारू मैं भी तुम्हें भेद नहीं दिखाई पड़ता। पर हंसा तो सीधा साधा है अपना, उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि नहीं भाई, जब ठोकर खाकर गिरने को हुए तो मैंने कोई सहारा नहीं पाया तो मैं पकड़ लिया, फिर जो मालूम हुआ तो हकबका गए। तभी बुढ़वा ने एक लाठी चलाई थी उस पर। इतना सीधे साधे आदमियों पर अत्याचार होता है, उनका शोषण होता है। खैर कहो निकल भागा वो तो हंसा। और मगनू ने फिर करारा व्यंग किया, चलो चलो मेहरारू को छू तो लिया, समाज की दृष्टिकोण देखिए, समाज की नजर देखिए कैसी है। उस पर फिर व्यंग किया जा रहा है, कह रहा है कि चलो मेहरारू को छू तो लिया, ससुर की किस्मत में तो लिखी है या नहीं। हंसा के इस दुर्भाग्य से पूरा गांव ही जो है, गांव को पता है कि सब लोग उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं, उसके प्रति मजाक उड़ाते हैं और उसके उसी से बात व्यवहार करके तरह तरह के मनोरंजन करते हैं। बच्चे भी उसे हंसा दादा कहकर ही चिढ़ाते हैं। जब वो कुर्ता पहनकर निकलता है तो गांव के लड़के भी उसी तरह उसका पीछा करते हैं, जैसे किसी भालू का नाच दिखाने वाले का मदारी का पीछा करते हैं ना, वैसे ही हंसा का पीछा करते हैं। लड़के कहते हैं कि हंसा दादा दूल्हा बने, दूल्हा, और नन्हे नन्हे चूहों की तरह उसके शरीर पर रेंगने लगते हैं। कोई चुटिया उखाड़ता है, कोई कान में पूरी उंगली डाल देता है, कोई लकड़ी के टुकड़े से उसके नाक खुजलाने लगता है, तो कोई बड़ी बड़ी छातियों को मुंह में लेकर हंसा माई का नारा लगाने लग जाता है, उसको चिढ़ाने लग जाना, व्यंग करना, मजाक करना, हंसी करना, चिढ़ाना। लोगों और बच्चों के बीच इस तरह हंसी और उपहास का पात्र बना हुआ है हंसा। बाबा के पास इसलिए बराबर उठता बैठता है क्योंकि वहां देश विदेश की रामायण महाभारत और वहीं गणी महात्माओं की बात होती थी, तो उनमें इसकी बहुत गहरी दिलचस्पी थी। गांव गिराव में हंसी का पात्र बना हुआ है। हंसा गांधी का भक्त है और जब उसे पता चलता है कि कांग्रेस का प्रचार करने के लिए सुशीला बहन आ रही है, तो वह ढोलक बजा बजाकर लोगों को न केवल सूचना देता है बल्कि अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी कर लेता है। सुशीला जी के जोशीले भाषण के कारण ग्राम मंडली में मार्मिक गीत गाया, बिन विद्या के भारत देश दिन दिन तेरी ख्यारी रे। यानी कहानीकार कहानी में संवेदना लाने के लिए, जो गांव के परिवेश दिखाने के लिए जो है गीत बोली भाषा सबका बड़ा ही अच्छा संयोजन किया है। उस दिन कीर्तन प्रवचन सुनकर हंसा वहां बहुत देर तक बैठा रहा था और रात में हंसा के घर पर ही भोजन हुआ। पूरी तरकारी बनी थी। जब पूरी बनाने के लिए घी की तलाश शुरू की तो सुशीला ने उसकी मदद की। इसी तलाश में रतौंधी के कारण हंसा सुशीला से टकरा गया और फिर दोनों अंधेरे में परस्पर ऐसे लुढ़के कि कभी लुढ़कता है, कभी वह लुढ़कती है।
और ऐसी हालत हो गई कि सवेरे अंगनों ने हल्ला मचा दिया, उलट दिया, हंसवा ने कल रात उलट दिया। इस घटना से हंसा और सुशीला में अंतरंगता कायम बनी रहती है। और क्यों ना कायम होती, एक था मेहरारू और दूसरी थी विधवा। सुशीला से अंतरंगता हो जाने के कारण चुनाव में हंसी की गहरी रुचि हो गई। उसने जनता से कांग्रेस का इस तरह प्रचार किया कि कांग्रेस की जीत हुई और राजा साहब हार गए। यह सुशीला के साथ साथ हंसा की बड़ी उपलब्धि थी, किंतु इस उपलब्धि के बावजूद हंसा की जिंदगी में खुशहाली आ नहीं सकी। सुशीला के साथ वह किसी तरह तो जुड़ा, पर चुनाव के दौरान जब सुशीला ने ज्यादा प्रचार, ज्यादा मेहनत की तो निमोनिया हो गया सुशीला को, और हंसा ने बड़ी भाग दौड़ की, बड़ी सेवा की, किंतु सुशीला को वो बचा नहीं सका। हंसा के लिए ये बहुत बड़ा हादसा था। उसका दिल टूट गया, वो पागलों की तरह हंसने लगा। उसका मकान ढह गया, खेत में घास उगाई और इधर इधर घूमते पागल सा गाने लगा वह। इसीलिए कहानीकार ने कहा कि हंसा जाई अकेला, हंसा अकेला पैदा होता है, जीवन भर अकेला रह गया। दो के साथ जीने की उम्मीद बंधी थी, फिर अकेला हो गया इस संसार में, अकेला इस संसार में, अकेला जाने वाला भी। तो कहानीकार ने जो कहानी बनाई, इसमें कहानी के केंद्र में हंसा है। हंसा की व्यथा कथा है, जो समाज का बड़ा सामान्य और उपेक्षित प्राणी है। उस अभागे मनुष्य का सहानुभूति पूर्ण करुण चित्र प्रस्तुत करने में मार्कंडेय ने कहानी को बहुत अच्छी तरह से बुना है। कहानी के आरंभ में ही हमारा परिचय वह हंसा से कराते हैं, जो अक्सर लोगों के द्वारा हंसी मजाक का पात्र बना हुआ है। जैसे किंतु आगे आगे जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है, हंसा का चित्र समाज के एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरने लगता है। तो नई कहानी आंदोलन के दौरान कहानीकार और समीक्षकों ने जो कहानी का नया रूप हम देख रहे हैं। नई कहानी में कथा का न तो स्थूल चित्रण होता है और न ही उसके पारंपरिक तत्व अलग सत्ता बनाए रखते हैं। इसमें है यथार्थ, यथार्थ की अभिव्यक्ति है, सच्ची है यह जीवन से जुड़ी घटना, इस तरह से सच्चाई है। ये जीवन और व्यक्तित्व को इस तरह रेखांकित करता है कि उससे हंसा और उसके आसपास का यथार्थ एक साथ रूपाई हो जाता है। हंसा से राजनीतिक गतिविधि की गति मिलती है। प्राची प्रभा दास, पूरी कहानी में जो हंसा पात्र के रूप में आया है, हंसा समाज का एक साधारण व्यक्ति है, किंतु वो जितना साधारण है उतना ही अनूठा और अर्थवान भी है। साधारण तो इतना है कि उसका सब कोई मजाक उड़ाते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, किंतु वो किसी का भी बुरा नहीं मानता। कहानीकार स्वयं खुद लिखते हैं कि हंसा गालियों का बुरा नहीं मानता। बहुत सारे काम भी जो है गाली सुनने के लिए ही करता है वो, और गांव के बूढ़े व बुजुर्ग को ही इस दुआ से उसे मोह है, यानी बूढ़े बुजुर्गों की गाली को वह दुआ मानता है। उसका बाह्य रूप भी अगर हम देखते हैं चरित्र के रूप में, तो काला चिट्टा तगड़ा आदमी था। आलू की सी नाक, मटर की सी आंखें उसकी, लेखक ने इस तरह से उसका बताया है। हंसा भले ही अविवाहित हो,
किसी औरत को कभी नहीं छुआ, लेकिन बाबा किसी मर्यादा का निर्वाह करता है। ठीक है, ठीक है अर्चना जी, आवाज अगर साफ नहीं आ रही है तो धीरे धीरे ही बोल रहा हूँ। कृपया जो भी ऑनलाइन है अभी अपना एनरोलमेंट नंबर और नाम मैसेज बॉक्स पे लिख दें। जो भी अभी ऑनलाइन आए हैं, कई स्टूडेंट्स ने तो डाल दिया है, अर्चना, काजल, तेजिंदर कौर ने, दो जालिन पंडा, अर्चना गढ़ई, और बाकी स्टूडेंट्स ने अपना एनरोलमेंट नंबर और नाम नहीं लिखा है। कृपया मैसेज बॉक्स में जाकर अपना एनरोलमेंट नंबर और नाम टाइप करें ताकि हम आपकी उपस्थिति जान सकें। तो हंसा जाई अकेला कहानी मार्कंडेय की जनपक्षधरता का उदाहरण है। मार्कंडेय समाज के उस अंतिम व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो श्रमजीवी और निश्चल है। हंसा के प्रति उनमें बहुत करुणा है लेखक, वह उनकी सहानुभूति का आलंबन है। यह कहानी यह दिखाती है कि जिस सामान्य व्यक्ति को लोग अर्थहीन, उपेक्षणीय, हंसी मजाक की वस्तु मानते हैं, परिहास का पात्र समझते हैं, भले ही वह भाग्य का मारा हो, भाग्य से श्रीहीन हो, लेकिन अपनी मेहनत और जज्बात का वो सच्चा है। वह राजनीति के दंगल में भी निर्णायक की भूमिका निभाता है। ये कहानी जो लघु मानव, जिसे हम छोटा बोलकर कहते हैं, उसको प्रतिष्ठात्मक बनाती है और उसी के साथ आजाद भारत के राजनीतिक चरित्र को भी उद्घाटित करती है। भले ही हंसा का यह सच हो कि वह अकेला जाएगा, ये सही है, वैसे यह तो सबका सच है, हंसा का ही क्यों, सभी को ही अकेला जाना है और देश दुनिया में उसका कोई नहीं है। लेकिन कहानी में सफलता के लिए यह है कि वो पाठक में हंसा के प्रति गहरी सहानुभूति और लगाव पैदा करे। हंसा का पागलपन पाठक की चेतना को झंकृत कर देता है और उसकी आत्मीय छवि उसके चित्त पर छा जाती है। हंसा अपनी लघुता से महान हो गया है वह। यह कहानी मनुष्यता का पोषण करती है। जब मानवीय संवेदना को प्रगाढ़ करती है, सरलता और सादगी की सौंदर्य रचती हुई ये कहानी स्वाधीन भारत की स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी को एक नई जमीन और नई चेतना देती है। क्योंकि प्रेमचंद ने जो कहानी लिखी थी इससे पहले, वो ग्रामीण यथार्थ को अधिक घने रूप से दिखाते थे, गांव के परिवेश को आत्मीय और बिंबात्मक रूप से प्रस्तुत करने के कारण उनकी कथा परंपरा में एक नया जो है प्रस्थान बिंदु रेखांकित करते हैं। और जिस तरह से रेणु आंचलिकता का समावेश करते हैं, उसी तरह ही मार्कंडेय भी हंसा जाई अकेला में जो है किसी तरह से लोकगीतों से कहानी को लोक रस से समृद्ध करने की कोशिश की है कहानीकार ने। इसके बाद हम देखते हैं खंड 3 की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत बाकी है। रविंद्र कालिया की कहानी गोरैया, मैं बताऊंगा। पहले गोरैया बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट कहानी है जिसके आपका जो है व्याख्या वगैरह आएगी, पहले वो पढ़ लेते हैं। रविंद्र कालिया भी समकालीनों में जो है समकालीन कहानीकारों की भाषा में एक बहुत जबरदस्त हथियार मानते हैं। रविंद्र कालिया के बारे में हम देखते हैं कि नई कहानी
संस्कारों में रविंद्र कालिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी शिक्षा दीक्षा पंजाब के कपूरथला और जालंधर में ही हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं 9 साल छोटी पत्नी, 27 साल की उम्र तक, गरीबी हटाओ, चकैया नीम, जरा सी रोशनी, गली कुचे, रविंद्र कालिया की कहानियां आदि रविंद्र कालिया की प्रसिद्ध कहानी संकलन है। तो रविंद्र कालिया की जो कहानी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, गोरैया, गोरैया यानी वो छोटी सी चिड़िया गोरैया। तो सांप्रदायिकता की समस्या देश की राजनीति और समाज में व्याप्त ऐसी बीमारी है जिसका जो सांप्रदायिक हिंसा देश विभाजन के समय भी हुई, इसको हम कैसे मिटा सकते हैं? ये देश की समस्या है। राजनीति और समाज में व्याप्त एक ऐसी बीमारी है जिसका स्वरूप जो है वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, निरंतर जो है विकटतर होते जा रहा है, क्योंकि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति ने हिंदू मुस्लिम के बीच जो सांप्रदायिक बेमनुष्य की ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि देश में भाई भाई की तरह रहते हिंदू मुस्लिम वर्गों में गंगा जमुनी संस्कृति जो थी हमारी, जैसे हमने कल मलबे का मालिक कहानी में पढ़ा था कि किस तरह से जो है विश्वासघात हुआ, कहानी के पात्रों में हमने देखने को, भले ही कल्पना हो पर कहीं न कहीं सच भी इसी तरह हो रहा है। स्वतंत्रता के समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में तो राष्ट्र का गठन भी इस समस्या का हल नहीं निकाल पाया। तो राष्ट्र भले ही गठन हो गया पर भाव विचार आज भी वही है। आजादी के बाद देश में जब जब सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं, जिसका विकरालतम रूप बाबरी मस्जिद ध्वंस करना या फिर गुजरात के नरसंहार के रूप में सामने आना, स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों से निरंतर साहित्यकार इस समस्या से जूझते रहे हैं कि इंसानी भाईचारे पर एक सशक्त और मार्मिक कहानियां, हिंदी हो चाहे उर्दू हो, पंजाबी हो, बंगला हो, उड़िया हो, बहुत सारी भाषाओं में कहानियां रची गई, पर ये भाषाभाषी मुख्यतः सांप्रदायिकता की आंच में झुलसते रहे। कृष्णा सोबती की ऐसी कहानी थी, सिक्का बदल गया, भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया, मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक जिसका हमने कल चर्चा की, कमलेश्वर की कितने पाकिस्तान, या इस तरह के जो कथा साहित्य हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो सांप्रदायिकता की समस्या पर लिखी गई इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं, पर गोरैया कहानी अपनी एक अलग पहचान के रूप में बनती है। वह अपने कथ्य पर कहीं भी विमर्श नहीं रचती है, उसका कथन नहीं करती है कि परिवेश चित्रण और गोरैया चिड़िया के प्रतीक, यानी यह एक प्रतीक योजना के रूप में लेखक ने अपनाया है, यहाँ व्यंजित होता है, क्योंकि वर्णित नहीं, विवेचित नहीं, कहानी में विचार इस रूप से है कि ऊपर से थोपा हुआ या आरोपित नहीं लगता है। अपनी शैल्पिक युक्तियों से गोरैया एक प्रतीक बन जाती है। अमन का, इंसानियत का, सांप्रदायिक दंगों उत्पातों के बीच मानवता की तलाश का प्रतीक है गोरैया। सांप्रदायिकता के जेठ की दोपहरी से तपते लू संतप्त वातावरण में दोपहर के घनघोर सन्नाटे में उसकी आवाज पेड़ पौधों के ऊपर तितली की तरह थिरक रही थी, कहानी में ऐसा बताया गया। तो कहानी का प्रारंभ जेठ की तपती दोपहरी के चित्रण से प्रारंभ होता है, किंतु दोपहरी की भयंकर गर्मी का चित्रण द्वारा लेखक का अंतर्निहित भाव जो है वह पूरे देश में फैली सांप्रदायिकता की लपटों के ताप की ओर संकेत करता है। मैंने पहले ही कहा कि यह कहानी रविंद्र कालिया ने जो लिखी वह एक तरह से प्रतीकात्मक रूप से दोपहर, यानी वह जो है पूरी तरह से हमारे देश में फैली सांप्रदायिक लपटे, जिसमें गोरैया की आवाज एक शांति की आवाज का सुकून लेकर आती है। पत्ता तक नहीं हिल रहा था, लू के थपेड़े घने पेड़ों के बावजूद बदन पर आग की लपटों की तरह लपलपा रहे थे।
इस खौफनाक मौसम में बस एक ही राहत थी, गौरैया की मधुर आवाज। गौरैया का यह शांति प्रतीक हम देखते हैं कि जब कहानीकार गौरैया को इस रूप में प्रस्तुत करता है कि गौरैया चुप हो जाती है, तो लगता है कि पूरा कायनात, पूरा जो है देश धू 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 जल रहा है, अभी कुछ जलकर राख हो जाएगा। गौरैया बोलती तो लगता है कि अभी प्रलय बहुत दूर है, पृथ्वी पर जीवन के चिन्ह बाकी हैं, ऐसे लगता था गौरैया जब बोलती है। गौरैया का रूप शांति का प्रतीक है। मनुष्य अपने अपनी धर्म संप्रदाय की मान्यताओं को किस प्रकार दूसरे पर थोपना चाहता है, इसके परिणाम स्वरूप गौरैया की आवाज अपने अपने धर्म संप्रदाय के नारों को प्रतीति खोजी जाती है। गौरैया हर हर महादेव कह रही है, गायत्री मंत्र का जाप कर रही है, या वेद की ऋचा पढ़ रही है, ये हिंदू मन की मान्यता है। गौरैया के स्वर में अल्लाह वो अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाह अल्लाह की रट सुनना मुस्लिम मन की भरम है, तो सिख मन की परिकल्पना उसमें वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह की आवाज सुनकर खालिस्तान की मांग। यानी विचारिक रूप से इस वातावरण चित्रण में उस स्थिति का बोध होता है जिसमें यह देश विभिन्न प्रकार की सांप्रदायिक मांगे, इच्छाओं और उनके संकल्पों को वाणी देती है। थोड़ा आगे चलकर कहानी में लेखक अपना मंतव्य स्पष्ट करता है और कहानीकार यह कहना चाहता है हमसे कि जब इंसानों के दिल में तरह तरह की खुराफातें जन्म ले रही हो, तो ये पेड़ पौधे, जीव जंतु उससे कैसे निरपेक्ष रह सकते हैं। यह भी तो उसी वातावरण का एक अंग है गौरैया, जहां से लू से भी तेज चिलचिला रही हो, सांप्रदायिकता दुश्मनों के मकान की छत पर छोटी छोटी पताकाओं के रूप में फहरा रही हो। तो मगर इसकी आवाज सुनकर तो हमें ऐसा लगता है कि अभी ये संक्रमण से मुक्त है। पंजाब में आतंकवाद जिस रूप से फैल रहा था, वो सांप्रदायिकता का ही एक रूप था। उसको वहां मनाए जा रहे धल्लूघारा में व्यक्त किया जा रहा है कि वास्तव में ये सब देश में जगह जगह हो रही खराफता ही है। गौरैया अपने घोंसले के लिए तिनके इकट्ठे कर रही है घर बनाने के लिए। लेखक की सोच में आता है कि गौरैया घोंसले के लिए घास के तिनके नहीं, रामशीला इकट्ठा कर रही है, जिस तरह से उस पार जाने के लिए वानर सेना ने रामशीला इकट्ठी की थी। कहानीकार पाठक को एकदम से रामलला के मंदिर निर्माण के प्रकरण से जोड़ देता है। पूरे देश में रामलला के मंदिर निर्माण के लिए जिस प्रकार का धार्मिक उन्माद कार्य कर रहा था, गौरैया के तिनके के माध्यम से उस ओर इंगित किया गया है। दूसरे ही क्षण उसे समीप की ही मस्जिद की याद आ जाती है, वही हनुमान मंदिर है। वस्तुतः कथाकार रविंद्र कालिया जी सांझी संस्कृति की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं। देखो वहां पर जहां वह घर बना रही है, वो एक तरह से रामलला के मंदिर, फिर कहीं ना कहीं मस्जिद याद आ जा रही है, हनुमान का मंदिर याद आ जा रहा है, यानी सांझी संस्कृति, मिलजुल कर रहना, यह याद दिलाना चाहते हैं कि एक दिन ऐसे ही रहते थे जहां पूरे देश में मंदिर मस्जिद सदियों के साथ साथ अपना अस्तित्व बिना किसी संकट के बनाए हुए थे पहले से ही। काशी, मथुरा और कितने ही शहरों में सदियों से धार्मिक आस्था के ये केंद्र इसी रूप में खड़े हैं, एक दूसरे के अस्तित्व को चुनौती दिए बिना। तो फिर आज यह रामलला मंदिर निर्माण और बाबरी मस्जिद का लफड़ा क्यों खड़ा हुआ? शांति और साझा संस्कृति की प्रतीक गौरैया धर्म के पचड़े में पड़ना नहीं चाहती। वह अपने लिए एक सुंदर नीड़, अपना एक सुंदर घर बनाना चाहती है। नीड़ बनाकर गौरैया उस घर की सदस्य ही बन जाती है। वह और कथावाचक यानी नैरेटिव वार्तालाप करने लगते हैं। तो यहाँ कहानी लोक कथा के स्तर पर उतर आती है। उन दोनों के बीच प्यार भरी सी गुफ्तगू होती है। दरअसल उससे दोस्ती होने के बाद मेरा समय अच्छा बीत गया बोलकर लेखक कहते हैं। गौरैया भी परिवार में घुल मिल गई है। उसने 2 नन्ही गौरैया को जन्म दिया था,
जिसके जन्म पर घर में उत्सवी माहौल हो उठा है। एक दिन गौरैया सुबह घर से गायब हो जाती है, उसके बच्चे अकेले पड़ जाते हैं। कहानी में मैं को बच्चे की फिक्र लग जाती है, उसे क्रोध भी आता है कि वह अपने नन्हे मुन्नों के प्रति इस कदर निर्दय कैसे हो सकती है। उसकी माँ गौरैया जब वह पत्नी को यह स्थिति बताता है तो वह व्यंग में उन्हें बोतल से दूध पिलाने की बात कहती है। वो कहती है कि हाँ, अगर आपको दुख हो रहा है तो बोतल से उन्हें दूध पिला दो। मैं जो पात्र है वो चिढ़कर किस्सा तोता मैना की शैली में कहता है, सब औरतें ही स्वार्थी होती हैं। गौरैया की तरह फिर कहानी उन विवरणों में जाती है कि किस प्रकार गौरैया और बड़ा बच्चा घोंसले से गायब हो गए और थे छोटी गौरैया अकेली रह जाती है। उन दोनों के गायब हो जाने पर मैं कुछ ऐसा परेशान हो रहा था जैसे पत्नी और बेटा घर से गायब हो। गौरैया के पूरे खानदान में से मैं की अनबन हो गई थी। एक शाम को मैंने देखा कि पूरा घोंसला ही खाली पड़ा था, वो छोटे छोटे बच्चे भी नहीं थे, उसमें चिड़ै का भूत भी नहीं था। यानी थोड़ी देर बाद उसे गौरैया का पूरा परिवार मंदिर के कलश पर निर्द्वंद भाव से बैठा नजर आया। तीनों अत्यंत मौज मस्ती से वहां बैठी पिकनिक मना रही थी। उसके मन में सहसा प्रश्न उठता है कि ये चिड़िया मंदिर के कलश पर ही क्यों बैठी है। इस कारण की खोज वह इस रूप में पाता है क्योंकि उन्होंने एक हिंदू के घर में जन्म लिया है, इसीलिए कुछ संस्कार जन्मजात होते हैं और यह अकारण ही नहीं है कि विश्राम के लिए इन्होंने मंदिर को चुना है। वस्तुतः जो कहानी का पात्र मैं है उसके दिमाग का फितूर है कि उसके पत्नी ने बताया कि थोड़ी देर पहले ही ये मस्जिद के गुंबद पर बैठी थी। आपके दिमाग का यह फेर है। कहानी यहाँ सोच को एक झटका सा देती है कि धर्म संप्रदाय की चौहद्दी पर मनुष्य स्वयं ही बना डाला है। हमारी सोच ही ऐसी है जो हम धर्म और संप्रदाय में बटे हुए हैं। सामान्य जनता तो इन चिड़ियों की तरह इन छोटे छोटे धार्मिक कटघरों से बहुत ऊपर है। वह चाहे जहां गौरैयों की तरह अपना आश्रय स्थल चुन लेती है, वही अपना सकून तलाशती है, बिना इसी सोच के कि वह किस धर्म से संप्रदाय से उसे मिलती है। जब कभी मैं उन्हें अपने बगीचे में देख लेता है तो सोचता है कि जन्मभूमि का आकर्षण खींच लाता है उन्हें यहाँ, किंतु जन्मभूमि का नाम आते ही कहानी राम जन्मभूमि प्रकरण से इंगित कर दी जाती है, समय की चिंता से जोड़ दी जाती है। जन्मभूमि से नाम से ही मुझे आशंका होने लगती है। मुझे विश्वास है कि यहाँ फसाद की कोई आशंका नहीं, क्योंकि एक चिड़िया ने जन्म ले लिया था, भगवान ने नहीं। कहानी यहाँ बड़े कौशल के साथ अपना संदेश दे जाती है कि भगवान की सार्थकता प्रश्नातीत है। जो मनुष्य के बीच दीवार खड़ी कर दी है। सामान्य जन तो चिड़ियों की तरह धर्म निरपेक्ष भाव से जीना चाहते हैं, अपने अपने घरों में अपने अपने नीड़ों में मग्न मस्त एक शांतिपूर्ण जीवन जीते हुए। इसी रूप में कहानी का शीर्षक जो है पूरी तरह चरितार्थ हो गया कि गौरैया मनुष्य और मानविकता का संदेश देती है, क्योंकि सांप्रदायिकता की समस्या भारतीय राजनीति समस्या और समाज में बहुत गहरे प्रवेश कर चुकी है। आज रग रग पर जो है हमें पग पग पर देखने को मिल रहा है कि सांप्रदायिकता की कहानी, जिस तरह से वह मैं कहानी का पात्र कह रहा था कि गौरैया ने हिंदू के घर में जन्म लिया, इसीलिए इसके जन्मगत संस्कार है तो ये मंदिर पर बैठी है। वही कुछ ही क्षण बाद उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, ये तो थोड़ी देर पहले मस्जिद पर बैठी थी। तो उससे क्या पता चलता है कि वहां पर वह गौरैया के मन में ऐसा कोई भाव था ही नहीं। वह हिंदी कहानी में सांप्रदायिकता की मनोवृत्ति पर करारी चोट की है रविंद्र कालिया ने। इसी क्रम में गौरैया एक महत्वपूर्ण कहानी है। गौरैया बहुत बारीकी से बुनी गई कहानी है, जिसमें लेखक ने गौरैया चिड़िया का प्रयोग जो है प्रतीकात्मक रूप से किया है। गौरैया तो कहानी के माध्यम से इधर उधर जो है कहानी व्यंग और फंतासी का एक वितान रचती है। और हम देखते हैं कि गौरैया
धर्म के पचड़े में पड़ना नहीं चाहती। गौरैया उस सामान्य आदमी का प्रतीक भी बनती है, जो धर्म की संकीर्णता और मंदिर मस्जिद की अलगाववादी प्रवृत्तियों से अलग सामान्य रूप से जीवन जीती है। उसके लिए आस्थाओं का यह केंद्र मंदिर या मस्जिद और इनको लेकर किए जाने वाले झगड़े मायने नहीं रखते। न ही उन्हें रामशिलाओं से कोई मतलब, न ही जन्मभूमि प्रकरण से। उसका जो लीड है वो भगवान का घर नहीं, बल्कि इंसान और इंसानियत का घर है। तो कहानी बहुत ही कुशलता से ये संदेश छोड़ती है कि वास्तविक मानवीयता धर्म संप्रदाय के संकीर्ण दायरों से बहुत ऊपर है। अब अगली कहानी है ड्राइंग रूम कहानी, जो राजकमल चौधरी की कहानी। राजकमल चौधरी भी हिंदी साहित्य के नए कहानीकारों में ही माने जाते हैं। इनके जन्म के संबंध में विवाद है, पर सच्चाई है कि उनका पितृग्राम सहरसा जिले के इतिहास प्रसिद्ध गांव महिसी है। 13 दिसंबर 1929 को जन्मे। इनके पिता ने इनका नाम मणिंद्र नारायण चौधरी रखा था, पर सगे संबंधी और दोस्तों के बीच ये फूल बाबू नाम से जाने जाते हैं। कुछ दिनों बाद तक उन्होंने अपना नाम मधुसूदन दास भी रख लिया था। हिंदी और मैथिली पत्रिकाओं में इन्होंने अनामिका चौधरी, वनलता सिंह और अपनी पत्नी शशि चौधरी के छद्म नाम से कई रचनाएं प्रकाशित करते थे। मासूम आदिमावादी के नाम से भी उनकी एक छोटी सी कविता प्रकाशित थी। बीच में उन्होंने कई बार अपना लोकप्रिय नाम भी बदला। वे नाम थे मणिंद्र किरण, पुष्पतीर्थ, स्वर्णपूर्ण, पुष्पराज, मणिंद्र और राजकमल। अंततः राजकमल चौधरी ही इतिहास में अंकित हो। राजकमल चौधरी की जो लिखने की प्रवृत्तियां हैं वो बहुत तेज थी, क्योंकि जहां से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई कलकत्ता में इन्होंने लेखकीय जीवन की शुरुआत की। वहां की भौगोलिक या सामाजिक परिस्थिति लेखन जो है उनके रग रग पर समाया हुआ था। निर्भीकता का मूल स्वभाव था इनकी रचना में। बौद्धिक बहस में से किसी से भी नहीं डरते थे, परहित भावना से अभिभूत रहते थे। नगर, नागरिक परिवेश और जीवन को देखने की उनकी आलोचकीय दृष्टि सर्वथा भिन्न थी, स्थापित रूढ़ियां और जर्जर मानदंडों से एकदम अलग। सन 1961 तक जो है राजकमल ने हिंदी में लिखकर बंगला से अनुवाद कर जीवन यापन करने का निर्णय ले लिया था। उनकी प्रकाशित कृतियां हैं हिंदी में अग्नि स्नान, शहर था शहर नहीं था, नदी बहती थी, ताश के पत्तों का घर, पत्तों का शहर, मछली मरी हुई, 20 रानियों के बाइस्कोप, एक अनार, सो बीमार, अग्नि स्नान। तो ड्राइंग रूम कहानी नवंबर 1960 में जागृति पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। संभव है कि यह उसी वर्ष था या उससे पहले कुछ 1960 या 61 या 59 ऐसा कुछ हो सकता है। तब भारतीय स्वाधीनता का 13वां वर्ष चल रहा था। पूरे देश की प्रबंधन व्यवस्था अपने अंतरराष्ट्रीय पहचान की चमक धमक में व्यस्त थी और इधर आम भारतीय नागरिक जीवन यापन की बुनियादी सुविधा जुटाने और अस्तित्व रक्षा के संसाधन तलाशने में तत्पर थे। ड्राइंग रूम ऐसे ही नागरिकों की प्रतिनिधि आयरिन नाम की भारतीय युवती की जीवन व्यवस्था की कहानी है। ड्राइंग रूम कथावाचक दयानंद एक अखबार के मैगजीन सेक्शन का प्रधान संपादक है।
दिए गए विवरण के अनुसार कथा नायिका आयरिन ठाकुर उस अखबार में दयानंद के अधीनस्थ विमेन सेक्शन की प्रभारी की कुल 300 रुपए प्रति मास की नौकरी पाने की अभिलाषी है। आयरिन ने जो दयानंद से परिचय बनाकर उन्हें अपने घर बुलाया है ताकि वे प्रभावित होकर इस नौकरी के लिए उसका नाम रेकमेंड कर दे। आयरिन एक दिवंगत उच्च पदस्थ वायुसेना अधिकारी की बेटी है, उच्च वंशीय ब्राह्मण है। आयरिन की मां कैथरीन फ्रांस या बेल्जियम या चिकोस्लोविया की थी। आयरिन की छोटी बहनें लिलियन, शकुंतला, सीलियू, मिनी या छोटा भाई सुभाष उसके साथ रहता है। तो इस 6 सदस्यीय परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी आयरिन पर है। बस इतनी सी पारिवारिक हैसियत की आयरिन के आवास पर दयानंद पहुंचते हैं और उसके ड्राइंग रूम की सजावट से उसके जीवन स्तर पर उच्च धारणा बनाते हुए उससे स्पष्ट कह देते हैं कि ऐसे भव्य रहन सहन वाली लड़की के लिए यह नौकरी बहुत छोटी है। मैं इस नौकरी के लिए आपका नाम रिकमेंड नहीं कर सकता। आप खुद इतनी सस्ती नौकरी स्वीकार नहीं करेंगी। इस बात पर अर्थ होकर आयरिन उन्हें अपने भीतर के कमरे में ले जाती है, जो कमरा किचन के साथ साथ कैथरीन के वास्तविक हैसियत का सबूत था। यह स्थिति देखकर दयानंद दंग रह जाते हैं। वे बुझी हुई निगाहों से ड्राइंग रूम की हर चीज को देखते हैं, आयरिन को देखते रहते हैं और धारणा बनाते हैं कि आयरिन को फैशन से और मेकअप में और ऐसो इशरत से वाकई नफरत है। कहानी की घटना बस इतनी सी है, पर जैसा होता रहा है, कोई कहानी घटना के कारण महत्वपूर्ण नहीं होती, परंतु इसका जो दृष्टिकोण है, इसकी जो विचारधारा है वो महत्वपूर्ण होती है। घटना तो यहाँ बहुत साधारण और छोटी सी है, पर बुनावट के कारण कहानी का जीवन दर्शन और व्यंजना उसे विराट बनाती है। क्योंकि सच्चाई है कि किसी भी परिदृश्य की विडंबना विरोधाभास में झलकती है। इस कहानी में जो कथावाचक या कथा नायिका और कथा परिदृश्य में नागरिक जीवन का चित्र भोचक करता है, वो आश्चर्यचकित हो जाता है जब किचन में जाकर। ड्राइंग रूम में तो उसकी विचारधारा अलग रहती है और वहां वह और कुछ विडंबना देखने को मिलती है। तो मानवीय मजबूरियां बहुत सारी विडंबनाएं पेश करती हैं। आयरिन के उस कौशल को देखकर चकित होना, हमें आश्चर्यचकित होना पड़ता है, क्योंकि किसी के बारे में कम जानकारी रहने पर कोई जरूरतमंद व्यक्ति उसकी खुशामद और तारीफ में किस तरह की पद्धति अपनाता है। एक आकर्षक शारीरिक गठन वाली युवती किस मर्द के बगल में बैठकर कहे कि अचानक यह पहली मुलाकात में ही हम कितने नजदीक आ गए हैं, तो इसका क्या अर्थ लगाया जाएगा। वह दयानंद की खुशामद से कहती है कि मैं आपके लेखन आदि को पढ़कर आपको ऑक्सफोर्ड स्टाइल का आदमी समझती थी, आपकी मदर टंग अंग्रेजी समझती थी, मगर आप तो 100% इंडियन है, भारतीय हैं। मुझे भी कॉन्टिनेंट का कायदा कानून पसंद नहीं है, मुझे अपना यह देश अच्छा लगता है। तो जो कहानी में राजकमल चौधरी जी ने जो जीवन दर्शन बताया है, आयरिन को अपने पारिवारिक भरण पोषण के लिए ही नौकरी चाहिए। नौकरी पाने के लिए किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का रिकमेंडेशन होना चाहिए, और रिकमेंडेशन के लिए उसे उस व्यक्ति को किसी भी तरह प्रभावित करना। वह व्यक्ति कैसे प्रभावित होगा वो आयरिन को मालूम नहीं है। वह दयानंद को प्रभावित करने के तरीके का आविष्कार करती है। दयानंद उस तरीके से प्रभावित नहीं होता, वो दूसरे तरीके से आविष्कार करती है। तीर एकदम सही निशाने पर लगता है। वाकई आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो कहानी में जो ड्राइंग रूम के माध्यम से बताया गया,
राजकमल चौधरी जी ने बताया, क्योंकि 1960 के आसपास लिखी गई ये कहानी, राजकमल चौधरी जी की कहानी ड्राइंग रूम, एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें आजादी के दशक भर बाद के लोकतंत्र में आम नागरिक का जो जीवन है, उसमें जो छिपा हुआ छद्म, उसको बेनकाब किया गया। ये वो समय था जब पूरे देश की प्रबंधन व्यवस्था अपनी अंतरराष्ट्रीय पहचान की चमक दमक में व्यस्त थी, और इधर आम भारतीय नागरिक अपनी जीवन यापन की बुनियादी सुविधा जुटाने के और अस्तित्व रक्षा के संसाधन तलाशने में तत्पर था। परिदृश्य की विडंबना और विरोधाभास के सहारे इस कहानी में, इस मामूली घटना के में जो है विराट व्यंजना भरी हुई है। कथा नायिका आयरिन को अपने पारिवारिक भरण पोषण के लिए कोई नौकरी चाहिए, और नौकरी पाने के लिए किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का रिकमेंडेशन चाहिए, और रिकमेंडेशन के लिए उसे उस व्यक्ति को किसी भी तरह प्रभावित करना है। वह व्यक्ति कैसे प्रभावित होगा, और यह आयरिन को मालूम नहीं है। यह उस व्यक्ति को प्रभावित करने के तरीके का आविष्कार करती है। व्यक्ति उस तरीके से प्रभावित नहीं होता, वो दूसरे तरीके का आविष्कार करती है। तीर एकदम सही तरीके से लगता है। इस पूरे प्रयास में विलक्षण भाषा से का जो कथाकार ने बिंब गढ़ते हैं, वह वास्तविक विडंबना है। जीवन यापन के नाटक में मनुष्य को बार बार यह नाटक खेलना पड़ता है कि सामाजिक परिस्थिति में खुद को फिट करने हेतु अपने जीवन, अपने अस्तित्व की रक्षा और अपनी नाटकीय अस्मिता का संकेत देने हेतु मनुष्य को पल पल स्वांग रचना पड़ता है, सहना पड़ता है। कहानी की विडंबना हमें आज के समाज में यह व्यवस्था और लचर हो गई है। आडंबर, दिखावा, खोखलेपन के इस शीर्ष उदाहरण से आयरिन की चतुराई, लाचारी और लक्ष्य केंद्रित कौशल तो दिखता है, पर उसमें उसकी छवि संपूर्णता में ऊंची हो जाती है और सामाजिक व्यवस्था की घिनौनी सूरत सामने आ जाती है। राजकमल चौधरी जी का कथा कौशल के विलक्षण प्रतिमान के साथ यह कहानी महत्वपूर्ण संदेश देती है। छोटे से कथ्य पर घनीभूत कौशल के साथ यह एक जानदार कहानी हमें लगती है। इसके बाद अगली कहानी संग्रह जो है, उसकी कुछ कहानियां देखते हैं। खंड 4 की हम देखते हैं कि कहानी बोलने वाली औरत या फिर शुभ कहानी, मतलब कि तो बहुत कहानियां बाकी हैं। थोड़ा थोड़ा ही बता देता। मृदुला गर्ग की कहानी हरी बिंदी। दाम्पत्य जीवन कभी कभी लोगों को परेशानी ही प्रदान करते हैं। हरी बिंदी कहानी की नायिका भी इस तरह परेशानी में है। एक दिन उसका पति दिल्ली जाने के कारण उसे आजादी मिलती है। उस आजादी का सदुपयोग करने के लिए वह तैयार हो जाती है। अपने पति के साथ जीते वक्त अपनी इच्छा के अनुसार वह कुछ नहीं कर पाती है। वह सुबह देर से उठती है, नौकरों को छुट्टी देकर मन चाहे वेश पहनकर हरी बिंदी लगाकर बाहर घूमने को निकलती है। फिल्म प्रदर्शनी आदि देखती है और फिर एक अजनबी के साथ देर तक घूमती है। काफी पीते हुए दोनों आत्मीयता से बातें करते हुए, कॉफी पीते हुए बातें करती रहती है। एक ही टैक्सी में वापस आते हैं, मगर दोनों अपने नाम तक नहीं पूछते हैं। तो कहानी की जो कैरेक्टर है, एक औरत जिसको लेखिका ने कोई नाम नहीं दिया या हरी बिंदी वाली औरत कहा है उसे, और उस औरत की पति राजन घर में के नौकर, मुंडू, सिनेमा घर के अपरिचित व्यक्ति, चित्रकार आदि भी इस कहानी के पात्र हैं। तो प्रकृति भी इस कहानी की मुख्य भूमिका निभा रही है। तो हम देखते हैं कहानी अच्छी तरह समझने के लिए कथा वस्तु यहाँ घटित हो रही है, इसकी सूचना हमें मिलती है। कथा वस्तु मुंबई में घटती है और मुंबई के विभिन्न जगहों का नाम इसमें दिया गया है। और संवाद के जरिए भी हम कहानी में देख सकते हैं कि
कथा वस्तु को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक पात्र के मानसिक तनाव पूरी तरह से समझ पाने के लिए संवाद सहायता देते हैं। एक संवाद है कि कह रही है कि मुझे धुंध में धुलापन रहता है और प्रकाश में घुटन, अब धुंध हट जाएगी और वही तेज प्रकाश वाला सूर्य निकल आएगा। तो इस तरह के जो है संवाद, इस तरह से गूढ़ रहस्य वाले मृदुला गर्ग की जो भाषा शैली है वह प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करती है। हरिबिंदी शीर्षक की नायिका की जो स्वच्छंद प्रवृत्ति का प्रतीक है, स्वच्छंद प्रवृत्ति की प्रतीक है हरिबिंदी वाली औरत, और उसके माध्यम से हम देखते हैं कि धुंध और सूरज अगला प्रतीक है। इन प्रतीकों के माध्यम से पात्रों की मानसिकता हम भली भांति समझ सकते हैं। पात्र अनुकूल और प्रसंग के अनुकूल भाषा का प्रयोग और कहानी की अच्छी विशेषता है। तो मृदुला गर्ग की ये कहानी भारत की एक अविवाहित स्त्री एक दिन के लिए मान ले कि वह विवाहित नहीं है, एक विवाहित स्त्री मान ले एक दिन के लिए वह विवाहित नहीं है, तो उसकी आम दिनचर्या में क्या बदलाव आएंगे, इस पर विचार कर रही है ये कहानी। एक विवाहित स्त्री एक दिन के लिए अगर मान ले कि मैं अविवाहित हूं, तो प्रस्तुत विषय के माध्यम से समाज में नारी आजादी यानी नारी स्वतंत्रता या नहीं, यह सवाल भी उठा रही है कि शादीशुदा होने के बाद अपनी मर्जी के अनुसार जीने का मौका मिलने वाली नायिका कैद से बाहर आए, कैदी की तरह अपनी आजादी का मजा लेती है। समाज की वास्तविकताओं के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट करके स्वप्न की दुनिया से बाहर आकर सफल सबल समाज बनाने की प्रेरणा देना लेखिका का मुख्य उद्देश्य है। और समकालीन समाज में दाम्पत्य जीवन की जो एक रास्ता पारिवारिक संबंधों में जो बदलाव आ रहे हैं, समाज में आज तलाक लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसके अलावा इन समस्याओं पर भी विचार किया गया है कहानी में। अनमेल विवाह, पति की अनुपस्थिति के समय किस तरह से महिलाएं समय काटती है, शादी को एक बंधन के रूप में दिखाया गया और नारी की इच्छाओं को मान्यता नहीं मिलना, अपनी इच्छा के अनुसार जीने के लिए तड़पने वाली नारी के बारे में समस्या दिखाई गई है। आजादी का अर्थ बताया गया है कि आजादी क्या होनी चाहिए, और क्षणिक मित्रता का सुख भी इसमें बताया गया, और दाम्पत्य संबंधों में क्या विषमता आ रही है। तो जीवन के छोटे छोटे सुख भी स्त्री को कई बार नहीं मिलते हैं। निजी सोच और आकांक्षाओं के अनुरूप जीना चाहने वाली नारी स्वतंत्र चेतना स्त्री को इसी इच्छानुकाल अगर साथी नहीं मिलता है तो उसकी क्या दशा होगी। नारी स्वतंत्रता की समस्या या इस विश्लेषण के बाद हम हरिबिंदी एक सफल कहानी है, क्योंकि जब हम देखते हैं कहानी में कई बार जो है इस तरह से हमें संवाद के जरिए भी पता चलता है कि एक बार वह कहती है कि मुझे धुंध में धुलापन रहता है और प्रकाश में घुटन। इस वाक्य से मृदुला गर्ग जी द्वारा विचलित हरिबिंदी कहानी में क्या कह रही है नायिका कि अपने पति के दिल्ली जाने के कारण कहानी की नायिका को आजादी मिलती है। एक दिन वह अपनी इच्छा के अनुसार जीवन तो चला रही है, खिड़की से बाहर देखते वक्त धूप दिखाई देती है, बारिश होने वाली है, कभी तो धुंध दिखलाई देती है, ये उसको खुशी प्रदान कर रही है। तो जीवन के एक रास्ता के कारण उग रही विवाहिता नारी की मानसिकता को चित्रित यहाँ पर किया गया है मृदुला गर्ग की वही नारी विमर्श से रचित कहानियां। कहानीकार मृदुला गर्ग ने अपनी रचनाओं में कई आयामों को चित्रित करने का प्रयास किया है, क्योंकि जीवन के यथार्थ धरातल पर आधारित होने के कारण मृदुला जी की कहानियां अनेक समस्याओं से जुड़ी हुई है। क्योंकि एक नारी होने के कारण नारी जीवन की विवशता विडंबना को जान सक रही है अच्छी तरह से, और मृदुला की कहानियों में नारी और पुरुष दोनों ही शोषित होते हुए कई बार दिखाया गया है। और उनकी हरिबिंदी कहानी में दाम्पत्य जीवन की एक रास्ता से उपी हुई जो उगती युवती की मनोदशा का चित्रण है। आज नारी हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर चुकी है, फिर भी उसे पति के अनुशासन में रहना पड़ रहा है, इसलिए वो घुटन महसूस कर रही है। और अवसर मिलते ही वह नितांत व्यक्ति जिंदगी बिताने का प्रयास करती है,
अब नारी अपनी इच्छा और अस्तित्व के प्रति सजग हुई है। सरिता सूद एक आलोचक है, उनके अनुसार हरिबिंदी कहानी की नायिका विवाहित जीवन से उब जाती है। तभी तो वो कहती है कि मुझे धुंध में खुलापन लगता है और सूर्य के प्रकाश में घुटन। दाम्पत्य संबंधों की विषमता का सबसे भयानक रूप है यह। तो हरिबिंदी कहानी में इतना ही चर्चा करते हैं। इसी प्रकार और एक कहानी जो है, बोलने वाली औरत कहानी, यह भी स्त्री लेखन के द्वारा बोलने वाली औरत कहानी स्वतंत्र चेता सुशिक्षित स्त्री की चेतना को क्षरित कर उसे एक पालतू गृहिणी की तरह गृहस्थी की चार दीवारी में बंद करने की प्रक्रिया के विरोध में लिखी गई कहानी बोलने वाली औरत। यह भी महिला लेखिका है, ममता कालिया की सशक्त कहानियों में से एक कहानी है और स्त्रीवादी चिंतक सिमोन द बोवार की उस उक्ति याद दिलाती कि स्त्रियां पैदा नहीं होती, बनाई जाती हैं। तो लेखिका कहानी में इस तथ्य को रेखांकित करना चाहती है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था रोजमर्रा की जिंदगी में घुसपैठ और स्त्री और पुरुष दोनों की चेतना को इस प्रकार जो है यहाँ पर बांधा गया है कि अपनी अपनी मानवीय अस्मिता को भूलकर वे परिवार और विवाह संस्था के रूढ़ मानकों और छवियों का पालन करने लगते हैं। और ममता कालिया पितृसत्तात्मक व्यवस्था की साजिशों को समझती है, इसलिए बोलने वाली औरत कहानी में पाठक तक पहुंचे अपने इस विचार को पहुंचा देना चाहती है कि घर गृहस्थी की सलामती के लिए बेशक दीप शिखा की तरह मधुर मधुर जलकर अपने को होम कर देने वाली स्त्री अनिवार्य है, लेकिन वास्तव में जब तक दीप शिखा अग्नि शिखा बनकर अपने अधिकार और गरिमा के लिए संघर्षपूर्ण लड़ाई नहीं लड़ेगी, तब तक पारिवारिक मर्यादा की आड़ में स्त्रियों का तिल तिल जलना मिटना जारी रहेगा। बोलने वाली औरत दीप शिखा नामक एक ऐसी स्त्री की कथा है जो प्रेम और विवाह दोनों में चली जाती है, फिर भी रूढ़ परंपरा के समक्ष घुटने नहीं टेकती, बल्कि भावी पीढ़ी परिवार संस्था को समता मूलक संस्कार और शिक्षा देकर बेहतर भविष्य का निर्माण करना चाहती है, किंतु इस प्रक्रिया में पाती है कि यथास्थितिवाद के पीछे एकजुट प्रबल सुविधा भोगी ताकतें अपनी संख्या और पुरातनता के बल पर उसी के औचित्य को शंका के दायरे में ला रही है। ममता कालिया की जो कहानी है अपनी नायिका को भरपूर सहानुभूति देते हुए लिखती है कि एक लंबी कालावधि में वो कहानी की समस्त घटनाओं को हमारे सामने रखती है ताकि वह स्वयं परिवार भर के आरोपों के कटघरे से में खड़ी दीपशिखा के प्रति उनकी संवेदना हो, उसको वह दिखाना चाहती है। कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक व्यवस्था में किस तरह से वह चली जा रही है वह दिखाना चाहती है। तो लेखिका पूरी कहानी में घटना जो दिखा रही है वह घटना पात्रों और संबंधों को कटघरे में खींचती चलती है। वे किसी एक व्यक्ति विशेष या लिंग विशेष को दोषी नहीं ठहराती। पूरी कहानी निर्द्वंद भाव से पितृसत्तात्मक व्यवस्था का पुनरीक्षण करती चलती है। झाड़ू को सीधी खड़ी करने का प्रसंग हो या फिर कब्ज पीड़ित सास को चाय का प्याला पेश करने का प्रकरण हो, घर परिवार में घटने वाली घटनाएं इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन इनके कारण तूफान आ जाता है। छोटी छोटी बातों में घर में तूफान आ जाता है, लेकिन असलियत है कि चाहते न चाहते वे तूफान लाने का कारण बन जाते हैं। सास बहू की लड़ाई के दृश्य कहानी के इस पारंपरिक विश्वास की पुष्टि करने में नहीं आते कि स्त्री की शत्रु बन जाती है, बल्कि तो महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर संकेत कर रहे हैं कि एक पुरुष पर वर्चस्व पाने के लिए स्त्रियों के बीच लड़ी जाने वाली लड़ाइयां हैं, मूलतः स्थिति सुदृढ़ करने की कोशिश है
क्योंकि घर के अंतः प्रशासन का दायित्व तो वही स्त्री कर पाएगी जो परिवार के शासक पुरुष के प्रति अपनी निष्ठा एवं वफादारी दिखाएगी। तो कहानी का जो अंत अगर हम देखते हैं, स्त्री की नियति और आशंका के बीच चौड़ी होती खाई का रूप देकर ममता कालिया पाठक के इस तथ्य को स्वीकार, इस तथ्य का साक्षात्कार कर देना चाहती कि परिवार में परिवार की शर्तों पर रहते रहते न सिर्फ वह स्त्री अपनी शकल खो बैठती है वरन अभिव्यक्ति भी। परिवार के लिए नारी का अर्थ उसके हाथ पैर और देह है। उसकी जड़ नियति से दो दो हाथ करती स्त्री अपनी बुद्धि तर्क और वाणी द्वारा प्रतिपादन करना चाहती है। वह जानती है कि घर के लोग उसके समस्त द्वार बंद कर उसके वजूद को मिट्टी को मिला देना चाहते हैं, लेकिन उसके भीतर की जो हठधर्मिता है, जो जिद्दी है, उसके भीतर खोलते खदकते शब्दों को लावा बना देंगे, जिसकी अनिवार्य परिणति ज्वालामुखी में विस्फोट में होगी। लेखिका आशान्वित है कि दीप शिखा की एकांतिक लड़ाई परिणाम की दृष्टि से भले ही उत्साहजनक न हो, लेकिन दीप शिखाओं की बात से जुड़कर उसके संघर्ष किलो को अग्नि शिखा बना देगी। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में लड़ाई जो बोलने वाली औरत से ही संभव नहीं, बल्कि बोलने वाली औरत को स्वीकृति और सम्मान देती नई सोच है। अगर कोई औरत बोलती है अपने ऊपर होते हुए अन्याय अत्याचार के खिलाफ, तो यह एक नई सोच है। दीप शिखा अपने नाम की भांति केवल तिल तिल कर जलने की अपनी नियति को स्वीकार कर आगे नहीं बढ़ सकती है। स्त्री पुरुष संबंधों को समरस बनाने की, परिवार को एकजुट रखने की जिम्मेदारी केवल स्त्री की ही नहीं है, पुरुष की भी यह जिम्मेदारी निभानी होगी। सामाजिक समरसता का स्वप्न पूरा तभी हो सकेगा जो सही मायनों में मानवीय धरातल पर आधारित होगा। बोलने वाली औरत कहानी का मुख्य तथ्य यही है, जो स्त्री को उसका हक और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उसके द्वारा बोलने को उसकी स्वीकृति प्रदान करता हो, वही उसका जो है मूल तथ्य है। और एक कहानी, सुख कहानी, काशीनाथ सिंह जी की। सुख कहानी को देखने से दोष बहुत बच गया है। काशीनाथ सिंह साठोत्तरी पीढ़ी के एक ऐसे सशक्त एवं महत्वपूर्ण कथाकार हैं जिन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से आधुनिक जीवन की विडंबनाओं में जुड़ रहे मनुष्य के यथार्थ को अभिव्यक्त किया है। जिन्होंने भी अपना एनरोलमेंट नंबर और नाम नहीं दिया है, कृपया अपना नाम और एनरोलमेंट नंबर मैसेज बॉक्स में टाइप करके दें। जो भी स्टूडेंट अपना एनरोलमेंट नंबर नहीं दिए हैं, वो अपना एनरोलमेंट नंबर और नाम मैसेज बॉक्स में आकर टाइप कर दें। तो काशीनाथ सिंह अपने रचना काल की शुरुआत अपना मोर्चा जैसे चर्चित उपन्यास से की थी, लेकिन उनका मूल लेखक रूप कहानीकार का ही बना रहा है। उनके इस रूप को सबसे अधिक प्रसिद्धि भी मिली सुख कहानी संग्रह जो है। सुख कहानी काशीनाथ के पहले कहानी संग्रह लोग बिस्तरों पर कहानी संग्रह से ली गई एक महत्वपूर्ण कहानी है, जिसमें कहानीकार मनुष्य के अपने परिवेश और प्रकृति से उसके विच्छेद होते हुए संबंधों को प्रकट करता है। कहानीकार स्वयं प्रकाश उसकी कहानी विधा के विषय में लिखते हैं कि यह आदमी सारी ऊर्जा रचना के लिए बचा कर रखता है। सो भी निबंध, समीक्षा, टिप्पणी, व्यंग,
कविता या सब कुछ के लिए नहीं, सिर्फ कहानी के लिए। यही वजह है कि लोग स्तरों पर समीक्षा, टिप्पणी, व्यंग, कविता या सब कुछ के लिए नहीं, सिर्फ कहानी के लिए। तो सुख चाहे मानवीय होम मिनिस्टर के नाम हो या चाहे सदी का सबसे बड़ा आदमी, काशीनाथ की कोई भी कहानी हो नामुमकिन या अधूरी नहीं है। एक ही भी कहानी उन्होंने ऐसी नहीं लिखी जिसे पढ़कर आप लोग इसमें कुछ छूट गया है या इसमें कुछ होता हो, ज्यादा अच्छा होता, ऐसा कह सकते हैं। स्वयं काशीनाथ सिंह जो सुख कहानी के बारे में उल्लेख करते हुए कहते हैं कि सुख प्रकृति से विच्छिन्न होते जा रहे मनुष्य की कहानी है। आज मनुष्य प्रकृति से बिछुड़ता जा रहा है। मनुष्य से मनुष्य के, पिता से पुत्र के, पत्नी से पति के, माँ के बेटे से संबंध टूटते या बिखरने की कहानियां तो लिखने वाले और भी हैं, लेकिन सुख की थीम अलग थी, उनसे कहीं व्यापक और सामाजिक। अपने ही परिवार और समाज में अकेले पढ़ते जा रहे मनुष्य की कहानी। स्वाधीनता ने नई कहानियों में जो आशाएं, आकांक्षाएं और सपने जगाए थे, उन्हें भारत चीन युद्ध ने ध्वस्त कर दिया। विकास की सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की शिकार साबित हो गई। देश असहाय हो गया था और हमारा राष्ट्र नायक खुद को अकेला और निरीह महसूस कर रहा था। हमारी कहानियां इसी अकेलेपन और ध्वस्त होते जा रहे पुराने मूल्यों की प्रतिछवियां हैं। काशीनाथ सिंह का कहानीकार रूप कोई एक स्थान पर ठहरे हुए कथाकार का रूप नहीं है। उनकी कथा यात्रा को ठीक तरह से समझने के लिए उनकी कथा यात्रा के विभिन्न चरणों को समझना आवश्यक है। इनकी कहानियों में इनके समय का यथार्थ पूरी तरह से झलकता है, जिसका एक सशक्त उदाहरण इनकी सुख कहानी है। काशीनाथ सिंह की कहानी सुख एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसे अपने जीवन में दुख मिला, लेकिन कहानी का नाम पड़ा सुख, क्योंकि इस कहानी का मुख्य पात्र भोला बाबू है, जो कहानी के शुरू में तो सुखी होते हैं, किंतु कहानी के अंत तक वह जाते जाते पूर्ण रूप से दुखी दिखाई देते हैं। सुख कहानी के प्रारंभ में ही लेखक ने ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है जो कुछ दिन पहले ही रिटायर होकर अपने घर लौटता है और शाम के समय अपने घर की खिड़की से सूरज को देखकर, घर की खिड़की के सूरज को देखकर रोमांचित हो उठता है। वे कमरे में अखबार पढ़ रहे थे। एक शाम खिड़की से कोई किरण आई और उनके गंजे सिर पर पड़ गई, जैसे किसी नन्हे बच्चे की हथेली हो। अस्त होते हुए सूरज की गोलाई, उसका कंपन आदि उन्हें सुख की अनुभूति कराता है और अपनी इसी अनुभूति को बांटने के लिए वह अपनी पत्नी, बिट्टी और अम्मा को बुलाते हैं और ताड़ के पेड़ के पार देखने के लिए कहते हैं। लेकिन जब भोला बाबू को पता चलता है कि बिट्टी की अम्मा सूरज को नहीं बल्कि ईंटों के लदे खच्चरों के पांत के पीछे चलते हुए आदमी को देख रही थी, और वह चिल्लाते हुए कहते हैं कि औरत की जात खच्चर और गधे के सिवा देख ही क्या सकती है। भोला बाबू के इन शब्दों से स्पष्ट होता है कि कहानी के प्रारंभ में ही जो सुख उनके इर्द गिर्द घूमता था, वह बिट्टी की माँ के इस वाक्य से दुख व खींच से परिवर्तित हो जाता है और उनका यह दुख अपने चरम पर तब पहुंच जाता है जब बिट्टी की माँ सूरज को देखने के बाद कहती है कि उसे क्या देखना, आप आज देखते हैं, मैं तो जिंदगी भर से देख रही थी। बिट्टी की माँ इस तरह ही भोला बाबू की कहानी में अन्य लोग जैसे नीलू, जिलेदार साहब, ऊंटवाला व सोहन आदि सभी के मुंह से सूरज की सौंदर्य की आभा को सुनने के लिए आतुर दिखाई देते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं, जिस कारण से सभी लोग भोला बाबू के दुखों का कारण बन जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि भोला बाबू के अंदर जितने भी द्वंद्व चल रहे थे, उसमें वह ऐसे उलझे हुए थे कि उनका एक भी बार ध्यान इस ओर नहीं गया कि यदि सभी लोग उनके विपरीत लगभग एक जैसी प्रतिक्रिया दे रहे हो
तो उसका कोई जायज कारण भी हो सकता है, खास तौर पर तब जब वे जानते थे कि सूरज उन्हीं की जिंदगी से ओझल हो रहा है, सबकी नहीं। लेकिन भोला बाबू की औरों व औरों के मुकाबले अपने अनुभवों को ही तवज्जो देते रहते हैं। उनका जो है रवैया बाबूशाही के ऐसे पुर्जे की तरह, जिसे पता है कि फाइल में जो नोटिंग उसने कर दी है वो पत्थर की लकीर है, बड़े से बड़ा अधिकारी उसे मिटा नहीं सकता, चाहे वह कितना ही सही क्यों ना हो। यह प्रश्न अपनी तटपुंजियां, सत्ता और अधिकारों से वंचित हो गए व्यक्ति का है। अगर उन्हें सच में कोई नया बोध अनुभव हुआ होता तो वो कुछ समय का उसका आनंद अवश्य उठाते और अपने निरस जीवन में नई ताजगी का अनुभव करते। किंतु बजाय इसके वे तो लग जाते हैं अपने इस अनुभव का दूसरों को भी आभास कराने के अभियान में। यूं ही नहीं, बल्कि यदि प्रकृति के प्रति अगर उसमें जरा भी जागरूकता पैदा हुई होती तो वह मछलियों के चढ़ने के समय को सूर्यास्त से उलझने और दूसरे गांव के सूरज को अप्रमाणिक मानने की भूल कभी भी नहीं करते। कहानी में भोला बाबू का भोलेपन से ज्यादा उनका बाबूपन भी हावी रहा है। इस ओर बहुत कम लोगों का ध्यान ही गया होगा, क्योंकि काशीनाथ सिंह की जो भाषा शैली है वह बहुत ही ताजगीपूर्ण सजीव है। इनकी कथा जो है भाषा जनभाषा के अत्यंत निकट पड़ती है, जिससे जिसमें लेखक सजगता से अर्थ समृद्धि लाने के लिए प्रयत्नशील रहा है। बच्चन सिंह के शब्दों में काशीनाथ सिंह की भाषा ऊपर से सपाट पर भीतर से अर्थवान है। अपने विनोदपूर्ण व्यंग्य के कारण वह कहानी के माहौल को जिंदा दिल और संकेतों को धारदार बना देती है। वे कहानी को अस्वीकार की ओर ले जाने की दिशा में प्रयत्नशील है। काशीनाथ सिंह की कहानी सुख में इस संवाद में अगर हम देख सकते हैं कितना अनूठापन है। सूरज देखते हो या नहीं? सूरज, सोहन ने विस्मय से पूछा। तुमने आज सूरज देखा था? कौन सूरज? सूरज तेली? नहीं कोलू बेवकूफ, भोला बाबू खुज उठे। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम ये देख सकते हैं काशीनाथ सिंह की जो कहानी सुख में, जहां एक और मनुष्य के अन्य संबंधों के साथ साथ प्रकृति संबंध का विच्छेद हो रहा है, वहीं इस संबंध में विच्छेद के कारण प्रकृति और मनुष्य दोनों अलग थलग पड़े हुए हैं। एक अकेलेपन के कारण जहां भोला का जीवन खीज और दुखों से भर गया है, वहां वही अन्य लोग जिन्हें यह अकेलापन महसूस नहीं होता, उनका जीवन सुखमय है। शायद यही कारण है कि कहानीकार ने कहानी का नाम सुख रख दिया है। दरअसल बात यह है कि भोला बाबू अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो अत्यंत व्यस्तता के बाद रिटायर हो जाने के कारण खाली हो गए हैं और अब उनके पास समय ही समय है, जब अन्य लोग अभी भी व्यस्त हैं, जिस कारण उन्हें जो अनुभूति होती है वो अन्यों को नहीं। यही कारण है कि उनका सुखमय जीवन अचानक दुखमय हो जाता है, जो कि भोला की समझ से बाहर है। ऐसी ही और एक खंड 5 में कहानी है पार्टीशन, जो स्वयं प्रकाश की बहुचर्चित कहानी है। यह कहानी भी कुर्बान भाई जैसे चरित्र के माध्यम से वास्तविक भारतीयता की खोज करने का उद्यम करती है। कहानी में सहिष्णुता के तत्व पर हो रहे कुठारघात को चिन्हित करते हुए संवेदनशील लोगों को सचेत भी करती गई हुई कहानी है। ये कहानी की विशेषता यह है कि ये किसी एक पक्ष में झुकी हुई नहीं है, एक आदर्श संतुलन इसकी बनावट का हिस्सा है। इसमें भरपूर कथारस है और इसकी भाषा भी अपनी अंतर्वस्तु का निर्वाहन करते हुए पूरी तरह से सक्षम है। और स्विमिंग पूल भी ऐसी ही एक कहानी थी, असगर वजाहत की कहानी स्विमिंग पूल, क्योंकि
बायोडाटा भी एक अच्छी कहानी रह गई। तो आज तो समय काफ़ी हो गया है, फिर अगली क्लास में हम फिर किसी और कहानी की चर्चा करेंगे, भारतीय कहानी, और आप लोग पढ़ लीजिएगा अपनी कहानियों को अच्छी तरह से।